जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दागी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस दिव्यांश विरथरे के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। ये मेरी सीरीज़ जो चल रही है आपकी पॉलिटी की, उसमें ये दूसरा लेसन होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेसन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख कर आइए। वहाँ पर मैंने बताया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं, इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में किया गया है। इन सब बातों के बारे में मैंने आपको इससे अर्लियर लेसन में बताया है, तो आप प्लीज़ उसको पहले देख कर आएँ, फिर इस चैप्टर पे, इस लेसन पर आएँ। आगे के फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सर, जो आज का पहला फंडामेंटल राइट है, जो तीसरा फंडामेंटल राइट भी है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोडिशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोडिशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोग बाग रटते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज़ है जो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, आपके राइट हैं। ठीक है, तो एक राइट आपको दिया गया है, वो राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इस शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों भारत में दिया गया? क्योंकि सर, मैंने आपको बताया है भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों था? क्योंकि भारत में, आपको पता है कि भारत में सेक्शंस बहुत हैं। भारत में कास्ट, कलर, रेस, ये सब चीज़ों का बहुतात, मेजोरिटी, प्रोलिफरेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत है। भर भर की ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है, जो निम्न कुल के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, या जो गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लोटेशन बहुत होता था भारत में पहले। अगर आप देखोगे तो देवदासी प्रथा, बेगार मजदूरी, बधुआ मजदूर बना लेना, इस टाइप का एक्सप्लोटेशन भारत में कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही उसको ही प्रोटेक्शन के लिए भारत में एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि अब स्वतंत्र भारत में कोई किसी भी इंसान को ये सब चीज़ें के लिए क्या नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। पर अभी भी कई जगह ऐसी अब चीज़ें होती हैं। ठीक है, पर संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपका इलीगल हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं? तो आर्टिकल 23 और 24, दो आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं जो एक्सप्लोटेशन के विरुद्ध क्या है, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जिसमें जो 23 आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनना सर, जो 23 आर्टिकल है वो ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक का मतलब होता है बेचना। तो सर, क्या होता है ना, एक्सप्लोटेशन का मतलब है, आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो कहीं पर रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पे, इन जगहों पे, तो कई सारे लोग जिनके हाथ माथ कटे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो सर, पता है आपको, ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, ये लोग खुद से भीख नहीं मांग रहे, इनकी क्या करी गई है, ट्रैफिकिंग करी गई है। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। खासकर लड़कियों के मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनको प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के जो बिजनेस होते हैं, वहाँ पर इनको भेजा जाता है। तो इसका प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। इसके अगेंस्ट जो आर्टिकल आपका है, वो कौन सा है? आपका आर्टिकल 23 है। तो जब भी आप एक वर्ड को सुनो डेट इज ट्रैफिकिंग, तो आपको सीधे सीधे क्या याद आना चाहिए? आर्टिकल 23 इसके लिए प्रोटेक्शन आपको देता है। ठीक है, मतलब आप किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते। अब आप किसी को बेगार नहीं कर सकते। बेगार मतलब बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी मतलब कि जिसमें ऐसी मजदूरी जिसमें आप उसको पैसा नहीं देते। वो होता है ना, अपने वो एक नाटक आता था उड़ान करके, उसमें बधुआ मजदूर थी वो। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। जो आपको इसका प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 23। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल की मैं बात करता हूँ, वो है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का इन इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों में। तो सर, जो बाल मजदूरी है, अगर क्वेश्चन आता है कि जो आपकी चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूरी है, वो किस एक आर्टिकल के तहत क्या है, इलीगल है, तो आपको लगाना है आर्टिकल 24। क्या लगाना है आपका? आर्टिकल 24। तो जब भी आप चाइल्ड लेबर देखो कहीं पर भी, तो आपको क्या याद आना चाहिए? आर्टिकल 24 याद आना चाहिए। आप चाइल्ड लेबर को किससे रिलेट कर दो? आर्टिकल 24 से। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे मैं आता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यार, भारत में जो पूरी राजनीति चल रही है ना, भारत में ये पूरी राजनीति इस फंडामेंटल राइट के ऊपर चल रही है। एक फंडामेंटल की, आपको पता है यार, भारत जो देश है ना, वो की गंगा यमुना की संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर हजार चेहरे अलग अलग रंग के हैं। कई सारे धर्मों का ये देश है, कई सारे धर्मों का देश।
तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने एक सबसे बड़ा एक चैलेंज यही था कि यार इतने धर्मों को साथ में लेकर कैसे चला जाए, इतने धर्मों को साथ में लेकर कैसे चला जाए। तो सर उन्होंने इंडियन सेकुलरिज्म की विचारधारा को उत्पन्न करा। इंडियन सेकुलरिज्म, ध्यान रखना है, एक कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा को उन्होंने क्या करा, आपका इवॉल्व करा। इंडियन सेकुलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, जो भारत सरकार है उसका कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सब धर्म जो है वो बराबर है। ध्यान रखना, उसके लिए सब धर्म क्या है, आपके बराबर हैं। तो जो आपका अब आर्टिकल जो है आपका वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि यार धार्मिक स्वतंत्रता है, भारत में जितने भी लोग हैं उनको क्या दिया गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो आर्टिकल 25 है वो बड़ा ही मजेदार है। आर्टिकल 25 बोलता है अंतकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब ये कहता है कि सर जिसका आपका मन कर रहा है ना, जिसको पूजने का आपका मन कर रहा है उसकी आप पूजा करिए, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई तू इसकी पूजा क्यों कर रहा है। जैसे कि भारत में कई सारे लोग आसाराम बापू की पूजा कर रहे हैं आज के टाइम पे, पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लोग बुराइयां करते हैं, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, पर लोग, कोई भी इंसान उनसे मना नहीं कर सकता कि भैया तुम इसकी पूजा नहीं करोगे, अगर तुमने इसकी पूजा करी तो तुम पे कार्रवाई होगी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि भारत का आर्टिकल 25 उनको इसकी स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है कि जो मेरे मन में आएगा, जिसकी पूजा करना मेरे मन में आएगा मैं उसकी पूजा करूंगा, आप मुझ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो सर आप जब देखो ना, कोई शाहरुख खान की पूजा कर रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर और दुनिया भर के लोगों की पूजा आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद आएगी, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि भारत का आर्टिकल 25 इसकी आपको स्वतंत्रता देता है, ठीक है। सेकेंड है आपका 26 आर्टिकल आपका क्या कहता है। अब यार सिंपल सी बात है, देखो हम लोग रटते हैं, मैंने आपको बताया रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब जब आप किसी की पूजा करोगे, जब आप किसी की पूजा करोगे, जाहिर सी बात है आप उसको प्रमोट भी करोगे। अगर मैं आसाराम बापू, मैं तो नहीं, कोई अगर आसाराम बापू की पूजा कर रहा है तो वो दूसरों से भी बोलेगा भैया क्या आप भी इसकी क्या करो, पूजा करो। तो सर इसका भी अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है, 26 देता है। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि कोई इंसान अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन का प्रचार वगैरह करने के लिए जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको क्या कर सकता है, आपका मैनेज कर सकता है। वो आश्रम बना सकता है, वो टेम्पल वगैरह बना सकता है, ये सब चीज़ें वो कर सकता है। किसके लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया आपको। अब यार कोई इंसान रिलीजन मानेगा तो उसको प्रमोट करेगा, 25 में रिलीजन और 26 में रिलीजन को प्रमोट करना। अब आपका आता है आर्टिकल 27 जो बड़ा ही गजब का अधिकार है, और इस अधिकार ने कई सारे बाबाओं को, जो मतलब अगर आप बाबाओं का शानो शौकत देखोगे तो आप भूल जाओगे 2 मिनट के लिए, यार अब तो बाबा ही बन लेते हैं। क्यों? आर्टिकल 27 ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन रिलीजियस अफेयर्स, कि जो आपके धार्मिक कार्य है ना उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लगाएगी। बस ये चीज़ पकड़ में आ गई तो आप देखोगे कि यार धर्म के नाम पे दे दनादन आश्रम खुलते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग जो बाबा हैं वो बिल्कुल तय अंबानी के बराबर क्या हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं। क्यों अमीर हो चुके हैं? क्योंकि आर्टिकल 27 ऐसा अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है आपका? आर्टिकल 27। तो आपको ये चीज़ याद करना है, आर्टिकल 27 किसका अधिकार देता है आपका? फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपके, जो आपके गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा देने की क्या है, आपकी मनाही करी गई है। किसमें? आपका आर्टिकल 28 में। तो सर याद रखना, राइट टू, जो आपका चौथा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 4 आपके आर्टिकल का जिक्र है, 25, 26, 27 और 28। होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे चलता हूँ, फंडामेंटल आर्टिकल पे, कि सर जो भारत देश है मैंने आपको बताया है इसमें अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है एक सेक्शन ऐसा होगा जो जिसकी जनसंख्या बहुत है, और एक सेक्शन ऐसा होगा जिसकी जनसंख्या कम है। मतलब जिसको एक बोलते हैं मेजोरिटी और जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी। अब जाहिर सी बात है जो मेजोरिटी में होगा
वो हमेशा कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा कि यार माइनॉरिटी खत्म हो जाए। ऐसा हमेशा से चलता आया है। तो माइनॉरिटीज़ की रक्षा करना भी भारत का एक बड़ा दायित्व था उस टाइम, कि जो भारत में जो माइनॉरिटी लोग हैं ना, जैसे पारसी हो गए आपके, क्या बोलते हैं आपके, जो छोटे छोटे कम जनसंख्या में कम है यार, वो ख़त्म ना हो जाए, उनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि भारत देश एक एक पर्टिकुलर इंसान का देश नहीं है, ये जितने भी लोग इसमें हैं उन सबका ये देश है। तो भारत का ये दायित्व था कि माइनॉरिटीज़ की भी रक्षा करी जाए। तो सर जो आर्टिकल है आपका, अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो क्या है आपका, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो सांस्कृतिक और क्या है शिक्षा का अधिकार है किसका, माइनॉरिटीज़ का, उनसे रिलेटेड है। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। क्लियर है चीज़? जिसमें से आर्टिकल जो 29 है वो ये बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को बचाने का पूरा अधिकार रखती हैं। मतलब कोई किसी भी माइनॉरिटी का आप कल्चर को ख़त्म नहीं कर सकते, उनके कल्चर को बनाने का अधिकार उनको कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 29 देता है। क्लियर है चीज़? आर्टिकल 30 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सर जो माइनॉरिटीज़ है ना वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती हैं, खोल सकती हैं। जैसे कि आप देखते हो कि मदरसा खुलते हैं आपके, ठीक है, कई और जगह क्या है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहाँ पर रिलीजियस शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है, रिलीजियस शिक्षा दी जाती है। तो आप इसको भी किससे रिलेट कर सकते हो, आर्टिकल 30। इसकी स्वतंत्रता आपका कौन सा संविधान का आर्टिकल 30 देता है। कौन सा आर्टिकल देता है, संविधान का आर्टिकल 30। क्लियर है चीज़, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में किन माइनॉरिटीज़ का जिक्र करा गया है। तो याद रखना भारतीय संविधान में दो माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है और एक आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। मतलब कि धार्मिक क्या है आपकी माइनॉरिटी और आपकी भाषाई माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या है जिक्र है। इन दोनों ही माइनॉरिटी को क्या करा गया है आपका संविधान में स्थान दिया गया है, और कोई भी माइनॉरिटी को संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी कोई पेपर था उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, मतलब इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल के पेपर में अगर जाओ तो हाथ पे लिख कर जाना। क्यों लिख कर जाना, कि अगर आपसे याद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो आने ही वाली है सर पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 32, जो आपका छठवां फंडामेंटल राइट है। जो आपका छठवां क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। और इस फंडामेंटल राइट को बी आर अम्बेडकर ने, सोचो कितनी बड़ी संज्ञा दी है, बी आर अम्बेडकर ने इस फंडामेंटल राइट को बोला है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने इसको बोला है, बी आर अम्बेडकर ने। किस एक आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, वो किसने बोला है आपका, बी आर अम्बेडकर ने। किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सर ये आर्टिकल को फंडामेंटल राइट क्यों बनाया गया, क्यों दिया गया, कि सर सिंपल सी बात है यार, मैं आपको बड़ी बेहतरीन थाली दूँ खाने की, उसमें जो 56 भोग की मैंने आपको थाली दे दी, पर मैंने डंडा लेके बोला कि आप इसमें से एक भी चीज़ को नहीं खा सकते। एक तरफ आप पुंगी बजा रहे हो कि वाह यार मेरे को थाली मिल गई, 56 भोग की थाली मिल गई, दूसरी तरफ आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इस थाली में से कोई भी चीज़ खा नहीं सकते, तो फिर इस थाली का कोई भी मतलब ही नहीं है आपके लिए। तो सर सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट अगर मैं आपको दे भी दूँ, कितने भी फंडामेंटल राइट दे दूँ, पर आप इनका अगर यूज़ ना कर पाओ, आप इनको अगर इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, तो इस फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। तो सर इसके लिए ही सर संविधान में क्या करा गया, कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, कि अगर कोई इंसान आपके फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है, कोई इंसान अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करता है, तो इसके एनफोर्समेंट के लिए एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, संविधान के उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का सबसे बड़ी क्या है आपकी अदालत है, उसको ये पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट अगर किसी के एब्रोगेट होते हैं तो वो कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और कहाँ पर जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। ध्यान रखना, दो ही जगह जा सकता है सिर्फ। अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करता है तो आप कहाँ पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, और कहाँ पर जा सकते हो, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको इन्फोर्स करवाएंगे फिर।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस एक आर्टिकल के तहत जा सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे आर्टिकल 32 के तहत। किस एक आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस एक आर्टिकल के तहत जाओगे? आर्टिकल 226 के तहत। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अगर फंडामेंटल राइट कोई एब्रोगेट होते हैं तो हाई कोर्ट में किस एक आर्टिकल के तहत आप रिट लगा सकते हो? तो कौन से एक आर्टिकल के तहत आप लगा सकते हो? वो है 226। कौन सा एक आर्टिकल है? 226। अब सर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए 5 तरह की रिट निकालता है। कितने तरह की रिट निकालता है? 5 तरह की। सर कई बार इन रिट से क्वेश्चन आ जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी रिट नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सबको रिट को देख लो एक बार कौन कौन सी है। एक हैवियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है आपका, मैंडमस है आपका, सेटिरोरी है आपका और कोवारंटो है। ये 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आपका इशू करता है। हाई कोर्ट भी इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आपका 32। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आपका 226 के तहत। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि कोई इंसान आपको बिना मतलब के गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको आपको कारण बताना पड़ेगा। तो कोई इंसान आपको अगर ज़बरदस्ती कैद करके रख लेता है तो सुप्रीम कोर्ट जिस रिट को निकालता है उसका नाम है आपका हैवियस कॉर्पस। आपने एक मूवी देखी होगी रेड, रेड पिक्चर में इसका जिक्र किया है हैवियस कॉर्पस का। तो सर आप मूवी वगैरह देखते हो ना, उनसे सीखा करो, उनसे चीज़ों को समझा करो यार, इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई थी, उसमें क्या चीज़ यूज़ हुई थी। मैंने बोला ना, इसको हम माइन्यूट एनालिसिस बोलते हैं। इस चीज़ को हम माइन्यूट एनालिसिस बोलते हैं, जो माइंड मैपिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इससे आपका माइंड जो है बहुत खुल जाएगा। कहीं पर भी आप देखोगे तो किसी भी चीज़ को आप अपने सिलेबस से रिलेट कर लोगे हाल की हाल। क्लियर है चीज़? सेकंड आपकी रिट है मैंडमस। मैंडमस वो रिट है जो खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। कि सरकारी कर्मचारी वो कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब में ही हमको मोटिवेशन इससे दिया जाता है कि सरकारी नौकरी में काम नहीं है। मतलब कोई बड़ा बूढ़ा आएगा आपके पास, यार सरकारी नौकरी में काम नहीं है, बल्कि सच तो ये है सर, सरकारी नौकरी में बेहतरीन बहुत ज़्यादा काम है। सही बात है, करते नहीं है काम। तो मैंडमस एक ऐसी रिट है जब कोई इंसान अपनी पोस्ट पे होते हुए किसी उसके दायित्व जो हैं, उसकी जो राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका निर्वाह ना करे, उनको उनके राइट्स जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उनको वो ना करे, उनको वो ना निभाए, तो उसके विरुद्ध एक रिट जारी की जाती है जिसका नाम है मैंडमस। सर बहुत इंपॉर्टेंट, इन दो रिट से क्वेश्चन हर बार आता है, जो प्रोहिबिशन और सर्टिरोरी है, ये दोनों रिट किससे रिलेटेड है? कोर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपकी जुडिशियरी से रिलेटेड है। कि एक अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या करता है, किस रिट के तहत रेगुलेट करता है? एक प्रोहिबिशन के तहत और किसके तहत? आपका सर्टिरोरी के तहत। लास्ट रिट है कोवारंटो। कोवारंटो उल्टा है मैंडमस का। कई सारे लोग होते हैं ना जो बहुत ही बिल्कुल वर्कहोलिक होते हैं, उनको पोस्ट मिली है एक और वो काम करेंगे 20 पोस्ट का। मतलब यार आपको राइट ही नहीं दिया गया बीच में गुच्ची करने का, जिस बोलते हैं ना उंगली करना, तो वो हर जगह उंगली करेंगे। तो उनकी उंगली ना करी जाए, उनकी उंगली को खींचने के लिए एक रिट इशू करी जाती है जिसका नाम है कोवारंटो। इसका नाम क्या है? आपका कोवारंटो है। ठीक है, तो ये 5 रिट हैं जो कौन इशू करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आपका इशू करता है। तो सर कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं। स्टार्टिंग में आपको 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। कितने फंडामेंटल राइट दिए गए थे? 7। एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में और आपका 19F में था। किसमें? आर्टिकल 31 और 19F में था। इस फंडामेंटल राइट को एब्लॉइज कर दिया गया। इस फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म करा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और 300A में, ध्यान रखना, 300A में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब से राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। किस एक आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। क्लियर है चीज़?